तो ये तो हो गया ना। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 ये हो गया। सारे उपबंध बता दिए। अब इससे रिलेटेड क्या देखना है हमें, केसेस लिखने हैं। तो केसेस किस संबंध में, सबसे पहले जो विवाद उत्पन्न हुआ संविधान में संशोधन करने के लिए, जो विवाद हुआ वो विवाद हुआ कि क्या संसद जो है संविधान के उसमें लिखा है किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। तो किसी भी उपबंध का मतलब कि क्या उसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं क्या मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। तब क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वह इस उपबंध 368 के अंतर्गत क्या वह मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं नागरिकों को या व्यक्तियों को, क्या संसद उसमें भी संशोधन कर सकती है, क्या उसमें संशोधन करने की शक्ति है कि नहीं। तो यही सबसे ज़्यादा विवाद इसी चीज़ पर हुआ। तो इस संबंध में सबसे पहले 2 केस पढ़ना है तुम्हें। शंकरी प्रसाद बनाम क्या है, भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम, अरे पहले इसको देखो तो जो हम यहाँ बता रहे हैं 1951 और 1965। ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। ठीक है, तो ये देखो शंकरी प्रसाद का केस कब आया 1951 में और सज्जन सिंह का केस कब आया 1965 में। इन दोनों केसों में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि संसद को जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है वह संसद क्या कर सकती है, संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति है। मतलब कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन या मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह में अरे शंकरी प्रसाद के मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक अधिकारों के साथ किसी भी संविधान के क्या है, संविधान के किसी भी उपबंध में, ठीक है, उपबंध में संशोधन कर सकती है। कौन, संसद। ठीक है, 1951 में शंकरी प्रसाद ने सबसे पहले यही कहा कि क्या संसद को इस अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 14 से 32 तक नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं क्या उन मूल अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा हाँ, मूल अधिकारों के साथ साथ संविधान के किसी भी उपबंध में संसद को संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक है, ये दोनों केसों में यही बात कही गई। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, इन दोनों केसों में उच्चतम न्यायालय ने यही कहा। ठीक, तो यहाँ तक तो मामला सब ठीक था। मामला गड़बड़ कहाँ से हुआ, जब केस आया फिर इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का। फिर किसका केस आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, विवाद यहाँ से उत्पन्न हुआ। ये आया 1967 में। 1965 तक तो मामला सब ठीक था, क्योंकि उसमें लिखा ही भी है कि संविधान के किसी भी उपबंध में संसद क्या कर सकती है, संशोधन मौलिक अधिकार कर सकती है। और उसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय भी दिया। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, इन दोनों केसों में उच्चतम न्यायालय ने एक ही बात कही कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। विवाद कब उत्पन्न हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला जब आया
उच्चतम न्यायालय के समक्ष तब उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या निर्णय दिया? उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है। ठीक, इसमें क्या कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन, संसद मौलिक अधिकार में क्या है, संशोधन नहीं कर सकती। इन दोनों में तो कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, लेकिन जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस आया तो इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यही कहा कि संसद क्या है, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसमें उच्चतम न्यायालय ने और भी कई चीज़ें कही कि चूंकि संविधान संशोधन करके जो विधि बनाई जाती है वह विधि किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द के अंतर्गत आती है। और यदि वह संविधान संशोधन के द्वारा जो विधि बनाई गई और यदि वह मूल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तब क्या होगा? अनुच्छेद 13 के खंड 2 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या न्यायालय क्या कर सकती है? उस विधि का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। और यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जब उसको शून्य घोषित कर दिया जाए, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों को छोड़ करके और किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि संविधान संशोधन, इसी में ये नहीं कहा, इसमें कहा कि संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी, ठीक, बनाई जाएगी वह क्या होगी? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या है? विधि शब्द के अंतर्गत क्या होगा? आएगी। ठीक है, और यदि वह विधि शब्द के अंतर्गत आ जाएगी तब क्या होगा? आएगी, तब उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। आएगी, इसलिए इसका क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन किया किया जा सकता है। और यदि वह मूल अधिकारों का हनन करती है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने? इसीलिए उस संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक, उच्चतम न्यायालय ने इसमें भविष्यलक्षी का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया या लागू किया। कौन सा सिद्धांत? भविष्यलक्षी सिद्धांत लागू किया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि क्या हुआ कि इसके पहले, इस बात से पहले उच्चतम न्यायालय ने यही कहा कि अब संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक, लेकिन इसके पहले का जो संशोधन है वह क्या होगा? लागू रहेगा, शून्य घोषित नहीं होगा। ये भी कि हमने ये निर्णय ले लिया, यानी कि उसका भी जो पहले की विधियाँ जो या मौलिक अधिकारों में जो पहले संविधान में संशोधन करके जो विधि बना दी गई उसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसको शून्य घोषित कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। मूल अधिकारों में जो परिवर्तन हो चुके हैं या जो संशोधन हो चुके हैं वह तो वैलिड रहेंगे, लेकिन अब आगे से मौलिक अधिकारों में अभी कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने भविष्यलक्षीवाद का सिद्धांत लागू कर दिया। अब लागू कर दिया कि अभी हमारा ये जो निर्णय है वो आज की तिथि से लागू होगा। मतलब कि अब आगे से संसद क्या करेगी? मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन इसके पहले के जो संविधान में संशोधन करके जो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन किया गया है उसको क्या है, ये नहीं कि इस आधार पर अब उसको शून्य घोषित कर दे, वह क्या रहेंगे? वैलिड बने रहेंगे, यानी कि वह विधि पूर्ण है। बस यही होगा इस निर्णय का प्रभाव कि अब आगे से मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है,
आया कि नहीं समझ में? ये गोलकनाथ का केस सबसे महत्व, ये तीनों जिसमें जितने केस हैं सब इम्पॉर्टेंट है और तुमको इसी सीरियल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले किसका? शंकरी प्रसाद का नाम भारत संघ, सज्जन सिंह का नाम राजस्थान राज्य। इन दोनों केसों में लिख दो सीधे सीधे कि दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यही निर्णय दिया कि संसद क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, मतलब कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक। लेकिन जब गोलकनाथ का मामला आया तब इसमें उच्चतम न्यायालय ने यही कहा कि मौलिक अधिकारों में संसद को संशोधन करने की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण बताया, क्योंकि संविधान संशोधन करके जो विधि बनाई जाएगी वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि शब्द की परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के अंतर्गत आएगी। अब यदि संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आ गई तब क्या होगा? उसका न्यायालय क्या कर सकती है? न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है कि क्या वह मौलिक अधिकारों को छीनती है या कम करती है। यदि वह छीनती है या कम करती है तब न्यायालय क्या करेगा? उसको शून्य घोषित कर देगा, है ना। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक। फिर साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय ने भविष्यलक्षी सिद्धांत भी लागू किया और क्या कहा कि ये जो हमने निर्णय दिया है कि मौलिक अधिकारों में संसद को संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं है, ठीक। यह निर्णय आज की तिथि से प्रभावी होगा आगे के लिए। पहले जो संशोधन मौलिक अधिकारों में किए जा चुके हैं इस निर्णय के पहले, वह इस निर्णय से क्या होंगे? अप्रभावी होंगे, मतलब कि वह वैलिड रहेंगे। लेकिन अब आगे से मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया। जब यह निर्णय दे दिया तब जाकर के क्या हुआ? खलबली मची। तब इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या हुआ? ये सब पन्ने उखड़ गए हमारे, ठीक है। अब उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह जो निर्णय दिया गया, अब इसको क्या है? इस निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए तब क्या किया गया? 24वां संविधान संशोधन पारित किया गया, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। ये जो निर्णय आया, इस निर्णय को क्या किया गया? इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए संसद ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। कब? 1971 में, ठीक है। 1967 में ये निर्णय आया और इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या किया गया? संसद के द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया और इसके द्वारा क्या उपबंध किया गया? पहला उपबंध तो यही किया गया कि इसके द्वारा जो बनाया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दोनों है। केवल संसद की शक्ति का ही उल्लेख नहीं है, साथ ही साथ संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया भी दी गई है, ठीक है। और यह कहा शक्ति और प्रक्रिया दोनों है। साथ ही साथ यह भी कहा कि संविधान में संशोधन करने के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को जो शक्ति दी गई है वह कैसी है? संविधायी शक्ति है और अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद संविधान के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति रखती है, ठीक। और साथ ही साथ क्या किया गया? अनुच्छेद 368 में एक खंड अनुच्छेद 368 खंड 3 जोड़ा गया और खंड 3 जोड़ करके क्या किया गया? यह उपबंध कर दिया गया कि संविधान संशोधन करके जो विधि बनाई जाती है वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आएगी। तभी देखो बेयर एक्ट में अनुच्छेद 368 खंड 3 है ना, वो लिखा है ना कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और उसमें यही उपबंध कर दिया गया, सबसे मेन उपबंध, कि संविधान के संशोधन करने के द्वारा जो विधि बनाई गई है संविधान संशोधन की विधि वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शामिल नहीं है। लिखा है ना कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात क्या लिखा है? किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी, ठीक है। यही उपबंध किया गया। ये कब उपबंध किया गया? ये जो खंड 3 जोड़ा गया वह 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और यह उपबंध कर दिया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन किया जा रहा है, संशोधन करके जो विधि बनाई गई है वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शामिल नहीं होगी। यह अनुच्छेद 13 में विधि की जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगी।
अब नहीं आएगी, यह उपबंध कर दिया तो उसका प्रभाव क्या पड़ा? गोलकनाथ ने कहा कि विधि संविधान संशोधन करके जो विधि बनाई गई है वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द के अंतर्गत आएगी। गोलकनाथ के मामले में यह कहा, तब इस निर्णय को प्रभाव को दूर करने के लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया और कहा कि संविधान संशोधन करके जो विधि बनाई गई है वह विधि शब्द के अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द की परिभाषा है उसके अंतर्गत नहीं आएगी। आने और न आने का प्रभाव क्या पड़ा? यदि आएगी तो तभी तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आएगी तो फिर उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, और यदि वह मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है तब क्या होगा? उसको न्यायालय शून्य घोषित कर सकती है। अब 24वां संशोधन के द्वारा कर दिया गया कि नहीं आएगी, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि शब्द की परिभाषा है उसके अंतर्गत नहीं आएगी। मतलब अब वह विधि शब्द के अंतर्गत यदि नहीं आ रही है तो इसका मतलब यही है कि उच्चतम न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। मतलब कि यदि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीनती है या उसको न्यून करती है, मतलब कि कम करती है, तो उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसका न्यायालय पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। यही तो मतलब हो गया। वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द की परिभाषा उसके अंतर्गत नहीं आएगी। यह 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने क्या कर दिया? नियम बना दिया। ठीक है, तो बनाने का वजह यही था कि यदि वो विधि शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आ गया तब न्यायालय क्या करेगी? न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसको शून्य भी घोषित कर सकती है, और आएगी ही नहीं तो उसका न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये उपबंध लाया, और लाने के पीछे का मेन कारण था गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि संविधान संशोधन के द्वारा जो विधि बनाई गई है वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि में आएगी, मतलब कि उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। और साथ ही साथ यह भी कर दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यही दो निर्णय को समाप्त करने के लिए, निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संविधान संशोधन लाया गया और उपबंध किया गया कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ, ठीक है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। ठीक है, कर सकती है। और दूसरा में जो प्रोविजन किया गया अनुच्छेद 368 में खंड 3 जोड़ा गया और क्या उपबंध कर दिया गया इसमें कि संविधान संशोधन करके बनाई गई विधि क्या है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आएगी। मेन प्रोविजन यही था। तो गोलकनाथ के निर्णय के मामले में जो निर्णय दिया गया इसके द्वारा उसको प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और कर दिया गया कि संविधान संशोधन पर, है ना, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या करेगा? अपनी अनुमति, ठीक है, देने के लिए बाध्य होगा, है ना, उस पर अपनी अनुमति देने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। ठीक है, ये इतना प्रावधान किया गया 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। किस लिए? कि उस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में जो निर्णय दिया गया था उस निर्णय को, प्रभाव को समाप्त करने के लिए। फिर जब ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित हो गया और ये ऐसा उपबंध कर दिया गया, तब क्या हुआ? तब आया सबसे प्रसिद्ध केस, ठीक है, केशवानंद
भारती बनाम केरल राज्य का, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का आया और इसमें क्या किया गया, 24वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया, ठीक है। क्या किया गया, चैलेंज किया गया, ठीक। कि यह जो 24वां संविधान संशोधन विधेयक किया गया है यह वैध नहीं है। तब क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, है ना। सिकरी, ठीक। और कुल न्यायाधीश कितने थे इसमें, कुल न्यायाधीश थे 13, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में को किसने 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया था। और जो 13 सदस्यीय मतलब 13 जज इस मामले को सुने थे एक साथ बैठ के, ठीक। और सभी ने अपना अलग अलग निर्णय लिखा था। जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का देखोगी तो इतनी मोटी केवल एक निर्णय है पूरा AIR, केवल एक के 1000 से ऊपर पेज है, 1100-1200 पेज में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय है। बहुत ज़्यादा क्यों, क्योंकि 13 न्यायाधीश थे और 13 ने अपना अलग अलग निर्णय दिया था ना। तो यदि सबने अभी 13 हैं, यदि सबने यदि एक न्यायाधीश ने भी 100 पेज का भी निर्णय दिया तो 1300 पेज हो गया ना, हो गया नहीं। सबने अपना अलग अलग मत दिया और तभी वो इतनी मोटी एकदम है, खूब 1200-1300 पेज में है, ठीक। तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया, इसमें क्या किया, 24वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया और उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, 24वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया, वैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया, वैध घोषित कर दिया कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह जो उपबद्ध किए गए हैं वह कैसे हैं, वैध हैं। मतलब कि संसद क्या कर सकती है, मौलिक संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी उपबंध में संशोधन वह कर सकती है, ठीक है। और उसके अंतर्गत जो बनाई गई विधि है वह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आएगी, यह भी उसने वैलिड घोषित कर दिया। और अपनी अनुमति देने के लिए इसको क्या किया, जब विशेष संविधान संशोधन के दौरान जो भी उपबद्ध किए गए उसको वैलिड घोषित कर दिया और कहा कि संसद को क्या है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति है, वह संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही एक चीज़ और कहा कि यह जो संशोधन है वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे को नष्ट न करती हो। तो ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है कि मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस मामले में क्या किया, मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ठीक है। केशवानंद भारती, ये हमेशा याद रखना। बैठा दीजिए, आपसे मिलने आए थे। एक सेकेंड